हर्ष, मैं आपके बीच बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें आपको मैं जो जिस विषय पर आज डिस्कस करूंगा उसमें है, पहले मैं बताऊंगा मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मीनिंग क्या है? ऐसा जब कंपनी अपने शेयरों को खरीदती और बेचती या विनियोग करने के दृष्टिकोण से जब भी कंपनी शेयरों को मूल्यांकित किया जाता है या उसकी कैपेसिटी का मूल्यांकन होता है तो उसे हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। शेयर का डेफिनेशन आपको मालूम है। अब क्या नेसेसिटी है, मूल्य अंशों को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका कारण है क्यों आवश्यक है किसी भी कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन करने की, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इस पर पहला चर्चा है, पहली बात जो इसमें है, पहला कारण जो है वो एकीकरण है। कंपनी का जब एकीकरण होता है या एमर्जेशन होता है तब शेयर का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। शेयर का कन्वर्सन होता है, अंशों को ऋण पत्रों में, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करते हैं, तब वैल्यूएशन ऑफ शेयर की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के संविलियन पर मतलब कहना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन के लिए कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। और कंपनी के पुनर्निर्माण करने का रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तब कंपनी के शेयर के मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। ओके, जो अंशों के जो मूल्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें थर्ड टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपसे वो ये है, अंशों का जो वैल्यू है वो सम मूल्य होता है, स्वट पर कहते हैं, बुक वैल्यू होती है, पुस्तकीय मूल्य कहते हैं उसको। अंश का जो वैल्यू है वो किस तरह से आपको मिलेगा, जो मार्केट वैल्यू है उसका वो आपको मिलेगा। मार्केट वैल्यू बाजार में उसका क्रय विक्रय जिस मूल्य पर होता है उससे मतलब है आपको लागत मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है उसका। पूंजीकृत वैल्यू, कैपिटलाइजेशन, इसका जो वैल्यू है वो क्या है। फिर इंटरनल, आंतरिक मूल्य क्या है उसका, शेयर्स का। और उचित मूल्य इसका क्या होना चाहिए, इसके अंशों के मूल्य के प्रकार होते हैं। ओके, मैं आपको जो है अंशों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्व पर भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि क्या कारण है जिससे कि शेयर का वैल्यू घटता और बढ़ता है, किस कारण से। आप शेयर मार्केट आप जानते होंगे, अगर कहूँ तो शेयर मार्केट ये है, जिस तरह आप सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है और कपड़े के बाजार में कपड़े मिलते हैं, उसी तरह जहाँ शेयर का लेन देन होता है उसको शेयर मार्केट कहते हैं। वहां पे किसी शेयर की वैल्यू जो है कब अप एंड डाउन होता रहता है, दिन भर कभी घटता है कभी घटता है, परिस्थितियों के अनुसार। अभी आप देखोगे कोरोना काल है यहाँ पे अभी, तो आप शेयर का मार्केट आप देखोगे घटा हुआ है। और जो ऐसे शेयर्स की वैल्यू घटी होगी जिसकी बाजार में मांग नहीं है, जैसे लेकिन मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप इस समय जो है ऐसे उत्पाद के शेयर की वैल्यू बढ़ी होगी जिसमें कोरोना काल में लोग उस दवाई का सेवन करते होंगे। तो वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। तो मैं व्यवसाय की प्रकृति उसका इफेक्ट करता है कि कंपनी के जो उपार्जन, अर्निंग करने की जो कैपेसिटी है वो शेयर के वैल्यू को प्रभावित करता है। फिर तीसरा अगर कारण मैं बताऊं तो जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो डिविडेंड उस कंपनी ने घोषित किया है वो भी कंपनी के वैल्यू को घटाता और बढ़ाता है। फिर उसके जो कंपनी का नेट एसेट्स वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है वो प्रभावित करता होगा। अभी आपने देखा होगा जो मुकेश अंबानी ने अपने शेयर्स को फेसबुक और एक कंपनी को बेचा तो उसके नेट एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो कंपनी उसके ब्रांड वैल्यू इसके साथ जुड़ गया, रिलायंस के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। उसी तरह जो कंपनी है उसकी जो एसेट्स वैल्यू है वो भी डिपेंड करता है उसके शेयर्स की वैल्यू। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल है, उसका जो कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी उस पर वैल्यू करता है, शेयर की वैल्यू को इफेक्ट करता है। फिर क्या, कंपनी का गुडविल कैसा है, कैसी कंपनी है, कैसा काम करने का उसका तरीका कैसा, वो भी कंपनी के वैल्यू को, शेयर के वैल्यू को प्रभावित करता है। फिर क्या करता है, अगर हम कहें तो क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी और एक्सपीरियंस ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब जो योग्यता और अनुभव जो संचालक मंडल है उसकी योग्यता व जो जो योग्यता जो है वो प्रभावित करता है
कंपनी के अंशों की वैल्यू को निर्धारित करने में। ठीक, फिर पॉलिटिकल जो कंडीशन है, जो कंट्री की कंडीशन होती है, अगर गवर्नमेंट जो है स्थिर अवस्था में नहीं रहती तो शेयर की वैल्यू आप देखते हो घट जाती है, बाजार मूल्य घट जाता है, क्योंकि जो किसी भी देश के विकास में उसकी राजनीतिक परिस्थितियां वो बहुत बड़ा काम करती है विकास के लिए, और शेयर मार्केट को भी प्रभावित करती है। ये कंडीशन है। और जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, विनियोग पर देश पर प्रतिबंध कैसे है, वो भी एक जो शेयर के वैल्यू को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो है अंशों की मांग और आपूर्ति, जो बाजार में मांग और आपूर्ति होती है, किसी भी वस्तु को जो उसके प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे है। जब डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगी तो उसकी वैल्यू अधिक रहेगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी तो उसकी वैल्यू कम रहेगी। स्वाभाविक सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई पे सब चीज बाजार निर्भर करता है। फिर है, इसके अलावा है प्रतियोगिता की सीमा। अगर मान लो कोई व्यवसाय जिसका प्रतिस्पर्धा दूसरे व्यवसायियों से नहीं है, या उसका जो स्तर है वो अन्य व्यवसायी के स्तर से अधिक है, तो वो प्रतियोगिता भी प्रभावित करती है उसके शेयर के वैल्यू के लिए। ठीक है, अंशधारियों की संख्या भी निर्धारित करती है। ठीक, फिर कंपनी के भविष्य की जो प्रगति की संभावना क्या है। बहुत सीधी सी बात है, कंपनी अगर भविष्य में अच्छा करेगी तो उसके शेयर की वैल्यू स्वाभाविक बात है अधिक अच्छा होगा। और अगर उसकी भविष्य की संभावना समझ में आ रहा है, जैसे आप देखोगे कि अब कोयला उद्योग की भविष्य आपको देखोगे थोड़ा सा कम दिखे, क्यों? तो अगर आज की बात करें तो ये दुनिया में ये सोचा जा रहा है कि सूर्य के सोलर प्लांट हम क्यों ना स्थापित कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कोयला की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोल से जो व्यवसाय निर्भर है, उसकी जो व्यवसाय है, जैसे कि मान लीजिए कि कोल इंडिया है, उसकी शेयर की वैल्यू स्वाभाविक बात है घट जाएगा। अगर सरकार की पॉलिसी अगर आ जाती है, सरकार की पॉलिसी है कि अब हम कोल से हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक बात है शेयर उसकी घट जाएंगे, क्योंकि अब सरकार की नीति ही है ऐसे आगे। तो हम बहुत सी जो सिनेरियो होते हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती और घटती है। हम आपको यहाँ पे जो हमको जो पढ़ना है, शेयर का वैल्यूएशन पढ़ना है। शेयर का वैल्यूएशन कैसे करना है, किस आधार पर करना है। तो हमारे पास जो बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना है, वो चार विधियों से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़नी है। पहला है संपत्ति मूल्यांकन विधि, इसको कहते हैं एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। दूसरा आय मूल्यांकन विधि, इसको कहते हैं इनकम वैल्यूएशन मेथड। तीसरा फेयर वैल्यू, उचित मूल्य मूल्यांकन विधि कहलाता है। तीसरा है अर्निंग पर शेयर, जो उसका वैल्यूएशन करते हैं। ये चार विधि से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको वैल्यूएशन और एसेट्स मेथड आपको पढ़नी है। एसेट वैल्यूएशन मेथड में क्या होती है, टोटल एसेट्स को लिया जाता है। अब यहाँ टोटल एसेट्स क्या क्या होता है ये देख लीजिए आप। टोटल एसेट्स जो होता है, टोटल, ये कौन सा मेथड में आपको पढ़ा रहा हूँ, पहला विधि पढ़ा रहा हूँ, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। ओके, इसको कहेंगे संपत्ति आधारित मूल्य। इसकी दो विधि है, पहली विधि में आपको बता रहा हूँ, दूसरी विधि पे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है एसेट्स एवं दायित्व की पर गणना करके, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, एसेट्स आपको मालूम है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स में मालूम है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कई तरह के एसेट्स है, मोटर कार है, लीजहोल्ड एसेट्स है, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। कैश, लिक्विड एसेट में कैश और बैंक आ गया। और करंट एसेट्स में आता है आपका डेटर है, बिल्स, सिविल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, नेट इनकम, ये वगैरह वगैरह बहुत से एसेट्स हैं। इनमें आपको ये एसेट्स हो गए तीन तरह के। कुछ एसेट्स होते हैं इसमें लिखे रहेंगे बैलेंस शीट में, इसको कहते हैं कृत्रिम एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम माइनस करेंगे। वो कौन कौन सा एसेट्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे एसेट्स जो कि टोटल एसेट्स में माइनस होगी, वो होगी डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक, इतनी चीजें माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा रहेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन
डिवेंचर, इतनी चीजें जो होती हैं वो टोटल एसेट्स में माइनस हो जाएगी। तो आपको मैंने क्या क्या लिखा, पहले मैं आपको टोटल एसेट्स लिख दिया, ठीक है। देखिए टोटल एसेट्स में जो है वो क्या क्या आएगा, पहले आएगा आपको फिक्स एसेट्स, लिखेंगे आप कौन सा एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ओके। दूसरी चीज है इसमें आएगी आपकी करंट एसेट्स, ओके। इसमें दूसरी चीज होगी आपकी करंट एसेट्स, तीसरी चीज इसमें मिलेगी आपकी लिक्विड एसेट्स, ओके। इन तीनों को आपको प्लस करके टोटल कर देना, टोटल एसेट्स वैल्यू आएगी। ये तीनों चीज क्या आएगी, बिल्कुल समझता है, टोटल टोटल एसेट्स वैल्यू आ जाएगी, जितनी इस संपत्ति की वैल्यू है वो आ जाएगी, टोटल एसेट्स वैल्यू आ जाएगी। इसमें एसेट्स में बताया था मैंने कौन सा एसेट्स होगा होगा तो माइनस कर दोगे, वो कराएगा। ठीक है, इसको हम कृत्रिम एसेट्स करते हैं, ये माइनस कर दोगे आप, ओके। फिर तीसरी चीज इसमें लायबिलिटीज इंटरनल, नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर इसको निकालते हैं। इसका फार्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, क्या, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नेट एसेट्स माने क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या है आपका, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन्स होगा, डिवेंचर्स हो सकते हैं, ओके, एम्प्लॉय सेविंग फंड हो सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ये सब चीजें माइनस हो जाएंगी आपकी। तो ये लेस करोगे, इसमें क्रेडिटर्स में लिख देता हूं इसको, क्रेडिटर्स माइनस करोगे आप, डिवेंचर्स माइनस करोगे आप, फिर लॉन्ग टर्म लोन माइनस करोगे, ओके, लॉन्ग टर्म लोन माइनस कर दोगे, बिल्स पेबल होगा तो माइनस कर दोगे, बैंक लोन होगा तो माइनस कर दोगे, ये सब चीज को माइनस कर दोगे, जो आएगा वो कहलाएगा नेट एसेट्स। क्या आएगा, जो चीज आएगा वो नेट एसेट्स कहलाएगा। इस पे आपको वैल्यू निकालनी है, किसी भी शेयर्स की वैल्यू को निकालिए। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे अपन, नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ये तो मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया वैसे, वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए क्या क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, इतनी चीजें होती हैं जो माइनस होगी। इसमें भी क्या क्या मैंने लिखा, क्रेडिटर लिखा, डिवेंचर लिखा मैंने, लॉन्ग टर्म लोन लिखा मैंने, बिल्स पेबल लिख दिया, बैंक लोन लिख दिया, और एम्प्लॉय सेविंग फंड होता है, एम्प्लॉय सेविंग फंड हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, इतनी चीजें इसमें से और माइनस होगी। स्पेस ना होने का कारण लिखा, लिख लीजिएगा। इतनी चीजें माइनस होने के बाद अब उसमें जो नेट एसेट्स आएगा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दोगे तो आएगा जो वैल्यू वो पर शेयर वैल्यू का। अगर आपको निकालना है प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर का अलग अलग तो अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ने का होगा तो क्वेश्चन में शायद गुडविल भी आपको दे सकता है कि गुडविल का वैल्यूएशन भी आप करें। मैं एक सवाल मेरे पास है, ये सवाल नंबर है, ये देख लीजिए आप, ये है बिल्कुल सामने आपके रखा हुआ है, डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब है, ठीक है। डॉक्टर एस एम शुक्ला का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, बिल्कुल सरल सा, मैं आपको छोटा सा है क्योंकि छोटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें दिया टोटल एसेट्स दिया है। देखिए इसमें मैंने बताया था टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स भी दिया हुआ है, करंट एसेट्स भी दिया है, मिस्कुलेनियस एक्सपेंडिचर भी दिया है। मिस्कुलेनियस एक्सपेंडिचर माना सेम है, इसको आपको एसेट्स में लेना नहीं है, ओके। और इसमें लायबिलिटीज भी दिए हुए हैं, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना, इसमें बोलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फिक्स शेयर नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको निकाल के समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो समान नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर जब भी निकालने को देगा तो बैलेंस शीट जरूर देगा। तो बैलेंस शीट की दो वैल्यू दी रहेगी, एक तो एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, एक तो ऊपर दिया रहेगा उसकी जो बुक वैल्यू है।
तो जो मार्केट वैल्यू भी दे रहेगी, बुक वैल्यू दे रहेगी, तो आपको मार्केट वैल्यू लेना है जो करंट ईयर में होगा। यहाँ पे बोला है कि आपको शेयर्स की वैल्यू निकाले, लेकिन सबसे पहले आपको गुडविल निकालने। गुडविल के संबंध में बोलता है कि जो 5 ईयर का प्रॉफिट है, टू से परचेस ईयर दिया है, उसका गुडविल निकालना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले मैं इसमें गुडविल, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा लगभग लगभग गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। या तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने को बोलेगा, या तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने, मतलब इसमें जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपसे गुडविल निकालने को बोला है। तो सबसे पहले निकालेंगे गुडविल निकालना है। इसका गुडविल जो दिया है, वो प्रॉफिट जो दिया 5 ईयर का दिया 60,000, 70,000, 40,000 और 50,000 और 50,000। इसकी जो टोटल जो वैल्यू है, तो टोटल अगर लिखना चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो। ये लिखा है 60,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 इंटू 2 कर दो अपॉन 5 कर दो इसको, ये इसकी वैल्यू हो गई। अभी इसको डायरेक्ट गुडविल निकाल सकते हो। इसको टोटल जो है 2,70,000 इंटू 2 अपॉन 5 हो गया। ये गुडविल हो गई 1,08,000 रुपीज। ओके, जो गुडविल इसकी आई 1,08,000 रुपीज गुडविल इसका आ गया आपका। अब गुडविल जब आ गया तो आपको फिर उसके एसेट्स के साथ वैल्यूएट करना। तो आपको अब आप निकालोगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले आपको आपने अभी जो लगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। मैं फिर से थोड़ा सा बैक पर लेके चलता हूँ आपको। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के कितने मेथड है, वो भी 4 विधि है। सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा रिलेटिव मेथड। मतलब हिंदी में कहेंगे तो औसत लाभ विधि है, पूंजीकरण विधि है, अधिलाभ विधि है और वार्षिकी विधि है। तो चारों विधि आपको इसमें से है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। गुडविल के बारे में भी एक दिन डिस्कस करेंगे आपको। अभी मैं आपको शेयर बता, अब निकालना क्या है, शेयर निकालना, कंपनी के शेयर शेयर निकालना, वैल्यू निकालना है आपको। ओके, तो ये देखिए गुडविल आ गया 1,08,000 रुपीज। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स निकालेंगे। ओके, तो नेट एसेट्स निकालने के लिए सिर्फ सरलता है। सबसे पहले मैंने निकाला, आपको बताया गुडविल आपकी किताब में तो आपने निकाला ही है। गुडविल आपका कितनी होगी, 1,08,000 रुपए। ओके, कितनी की 1,08,000 रुपए जस्ट आपने निकाला ही है। इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 3 लाख रुपीज का। ओके, इन्वेस्टमेंट दिया 3 लाख रुपीज का। करंट एसेट्स जो दिया हुआ है वो 50,000 रुपीज का दिया है। ओके, करंट एसेट दिया था 50,000 रुपीज का दिया है। लोन और एडवांस आपने किसी को दिया हुआ है, वो कितने की है, वो 30,000 रुपीज की है। ये जो टोटल एसेट्स है वो कितने की होगी आपकी, 4,88,000, 88,000। ओके, ये कितनी होगी, टोटल एसेट्स जो है उसकी जो वैल्यू है 4,88,000 रुपीज है टोटल एसेट्स। अब इसमें अपन एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मैंने बता दें कि लायबिलिटी दो तरह का होता है, तो इंटरनल होती है, तो एक्सटर्नल। आपको खाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटाना है। ओके, तो लेस करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है, इसमें जो लिखा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसमें लिखा अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटीज लिखा है बस। ओके, तो जो अनसिक्योर्ड लोन लिखा है, अनसिक्योर्ड जो लोन लिखा है वो 80,000 रुपीज का है। ओके, और करंट लायबिलिटीज जो लिखा है, जो करंट लायबिलिटीज लिखा है वो 20,000 रुपीज का है।
इसमें 1 लाख रुपए माइनस कर, ये नेट एसेट्स आपका आ गया 3,88,000। जो नेट एसेट्स आया वो आया 3,88,000 रुपीज। ये कैसे आया नेट एसेट्स? टोटल एसेट में हमने टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बार बार बोला, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बार बार सुना देता हूँ आपको, फिर से सुन लीजिए। टोटल एसेट्स में होता है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स उसमें कई तरह के दिए रहेंगे। एक तो फिक्स्ड एसेट्स भी होता है जिसको कृत्रिम संपत्ति कहते हैं, वो है, उसका भी नाम सुना देता हूँ एक बार और। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, इसको कहते हैं अभिगोपन कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन वेंचर, मिसकुलेनियस एक्सपेंस। ये चीजें भी सब लिखे रहते हैं, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में ही आ जाता है। ऐसे सब कुछ चीज को नहीं लिखते हैं किसी भी वैल्यू में, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे आप। ओके, उस टोटल एसेट्स में तीन ही चीज लिखनी है, दिमाग में बैठ रखिएगा कि हमको करंट एसेट्स लेना है, फिक्स एसेट्स लेनी है और लिक्विड एसेट्स लेनी। तीन चीजों को मैंने लिखा ही है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देना। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वाले व्यवसाय का अन्य पक्ष, जो बिजनेस का, जो आउटर लोगों से जो लोन वगैरह लिया है उन लोगों ने, आउट लोगों से, जैसे बिजनेस में क्रेडिटर हो गया, बिजनेस पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब चीजें क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसको आपको माइनस कर देना। तो अब जो आएगा माइनस करने के बाद, वो टोटल एसेट्स में से वो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? नेट एसेट्स कहलाएगी। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, विनियोजित पूंजी भी कहते हैं। ओके, तो मैं इसमें डिवेंचर भी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में डिवेंचर भी याद रखिएगा। तो टोटल एसेट्स को मैंने निकाला, तो टोटल एसेट्स में से नेट एसेट्स, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैंने माइनस कर दिया, तो जो उसकी वैल्यू आई है वो आया 3,88,000। अब आपको वैल्यू निकालनी है शेयर का। देखिए, अगर बुक में क्वेश्चन में आपका इक्विटी शेयर और फ्रिक्शन से शेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालने को बोलेगा, तो दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स को प्लस कर दीजिएगा। लेकिन अगर कहता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, तो आप पहले इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। अब आपसे बोला खाली वैल्यू ऑफ शेयर निकालो, तो दोनों को आप क्या करेंगे? दोनों के नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का निकालना है, बोलेगा कि आप खाली फाइंड करिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तब क्या करोगे? आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट है उसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। अभी आपको इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को निकालने को बोला है। ओके, देखिए इसमें जो नंबर ऑफ शेयर दिया है, वो इक्विटी शेयर दिया है, वो 20,000 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच, देखिए क्या लिखा? वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, ईच मतलब प्रत्येक का। कितने लाख रुपया? 3,88,000 रुपये। ओके, नंबर नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? इसमें फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो दिया 20,000। ओके, ये कितना आ गया? 19.40 रुपया। एक शेयर का वैल्यू कितनी है? 19.40 रुपया है। मतलब आज के डेट में जो कंपनी की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू है, वो बाजार में कितनी है, या उसकी जो इंटरनल वैल्यू है वो कितनी है? वो 19.40 रुपया। ये संपत्ति पर आधारित है, ये उसके अर्निंग पे आधारित नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं है। ये दो मेथड अभी इसमें और भी है, ठीक है। तो संपत्ति पर आधारित इसकी जो नेट एसेट्स वैल्यू कितनी है? 19.40 रुपया। ये एक क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया।
इसमें आपको समझने की बात है कि जो नेट एसेट्स वैल्यू निकाले तो आपको एसेट्स को जोड़ना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। अभी मैं आपको एक सवाल थोड़ा सा बड़ा सा बताता हूँ, इसका बाजार मूल्य भी दिया हो। देखिए यहाँ पे जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें जो आप देखोगे इस डॉक्टर एस एम शुक्ला का है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें जो वैल्यू है वो निकालना आपको। लिख रहे एक कंपनी है जिसके 3 इयर्स के जो प्रॉफिट दिए हुए है 2004 के 70,000 रुपीज है, 2005 के 75,000 रुपीज है, और 2006 के 80,000 रुपीज है, और 2007 के 90,000 रुपीज है, और 2008 के कितने हैं 80,000 रुपीज है। आपको गुडविल निकालना है यहाँ पर 3 वर्षों के सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर। ठीक है, तो अभी आपने जो निकाला गुडविल इसके पहले, वो निकाला था आपने इससे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको अब यहाँ पे गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो आपको पूरा गुडविल का मेथड ही इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब से है। ओके, तो देखिए इसमें आपको निकाल के देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो गुडविल इसका जो होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज। ओके, अब सुपर प्रॉफिट क्या है, प्रश्न है सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कहते ना हीरो आप देखोगे, हीरो है तो सुपरस्टार है, हीरो है तो सुपरस्टार है। लेकिन हीरो बहुत है, लेकिन शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या फिर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है। हीरो आप कहते हो सबको, लेकिन इनको सुपरस्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य स्टारों से थोड़ा सा उनका लेवल ऊंचा है। बस इनकी फीस ज्यादा होगी, इसका मुख्य कारण क्या है, इनकी फीस ज्यादा होगी, इनका नाम बाजार में ज्यादा होगा। जैसे एक व्यवसाय है, पान का व्यवसाय है, ये माने कि एक पान के व्यवसाय में औसत जो बिक्री है, मानते हैं दिन भर में 1,000 रुपए का उसको इनकम होना चाहिए, लेकिन एक एक पान वाला उसको 4,000 कमाता है। तो 4,000 रुपए जो 3,000 रुपए जो अधिक कमा रहा है वो सुपर प्रॉफिट है, मतलब जो सामान्य से अधिक कमा रहा है, एक सामान्य एक व्यक्ति से अधिक जो आय कमाता है, इसलिए उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में निकालना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला फिट करना है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये इस चैप्टर को पढ़ाने से आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ रहे हो और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाला, क्योंकि दोनों ही चीज एक साथ पढ़ रहे हो, दोनों ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करना अनिवार्य कंपल्सरी हो जाता है लगभग इसमें। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लिखा मैंने एवरेज प्रॉफिट बराबर लिखा कैपिटल प्लस विनियोजित पूंजी। देखिए 2 तरह का विनियोजित पूंजी में भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा, विनियोजित पूंजी 2 तरह के होते हैं, औसत विनियोजित भी होता है, विनियोजित पूंजी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में खाली विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन फॉर्मूला है। ओके, ये एक गुडविल निकालने का, ये सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। ओके, अब आप इस सवाल को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसमें भी जो एसेट्स में पहले बताया था, एसेट्स की बुक वैल्यू भी आपको दी होगी, मार्केट वैल्यू भी दी होगी।
यहाँ पे बुक वैल्यू भी दी है, मार्केट वैल्यू दी है, लेकिन आपको से इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है जो 31 दिसंबर 2008 लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 और मशीनरी कितनी होगी 85,000। इसका मतलब जो भवन और मकान है, मकान और संपत्ति है, उसकी कीमत कितनी होगी 3,10,000। देखिए इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, वो दिया है 3 लाख रुपए, लेकिन जो मार्केट वैल्यू दी है वो कितनी दी है, याद रखिएगा। अभी मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में लिखा, अभी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 3,10,000। ओके, मशीनरी जो दी है वो मार्केट वैल्यू दी है, वो कितनी है 85,000 रुपीज। ओके, कितने का है मशीनरी, कितने की है 85,000 रुपए की है। डेटर्स जो दिया है वो कितने के लिए है, वो दिया 2 लाख, 2 लाख रुपए का दिया है। ओके, स्टॉक दिया है 50,000 रुपए। ओके, जो कैश दिया है वो दिया है 20,000। ओके, ये टोटल एसेट्स आपका हो गया। कितना हो गया, ये टोटल एसेट्स है आपका 6,65,000। ओके, ये टोटल एसेट्स कितने होगा 6,65,000 रुपए हो गया, प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। इसमें 6,65,000 का एसेट्स होगा। अब इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करना है। इसमें जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा हुआ है वो दिया है, अच्छा इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही दिया हुआ है, सॉरी इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से ही निकालना है। मींस करंट ईयर का जो लास्ट का प्रॉफिट है 1/2 कर देना, वो मैं बता दूंगा आपको, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्वेश्चन में। ओके, इसमें क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया है क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें 2008 का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से ही निकालना है आपको। क्रेडिटर दिया है 60,000। ओके, और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है आपकी किताब में 30,000। ओके, कितना दिया है 30,000 रुपीज। ओके, इसमें आपको करना क्या है, इसको माइनस कर देना है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कितना है ये 90,000। ठीक, इन 90,000 रुपीज से माइनस कर दोगे तो आएगा, ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित की गई पूंजी कहलाता है इसको। याद रखिएगा इसकी आवश्यकता भी आपको और देना पड़ेगी। क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मैं पूरी प्रक्रिया नहीं करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसमें गुडविल को प्लस करूंगा। ओके, वो कितनी है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 5,75,000 रुपीज है। ओके, इसका 1/2 प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर है, क्योंकि करंट ईयर इसमें दिया हुआ है, सॉरी इसके पहले मैंने देखा नहीं था, लिया आपको प्रॉफिट जो है करंट ईयर का, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा करंट ईयर का प्रॉफिट, तो 1/2 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर माइनस कर देंगे। इसमें जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है वो 85,000 रुपीज लिखा हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर का ही प्रॉफिट दिया हुआ है। वो कितना जो है 85,000 रुपए दिया है क्वेश्चन में, ऊपर दिया सबसे पहले, तो इसमें लेस कर लेंगे यहाँ पर 1/2 प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर दिया है 85,000 रुपीज, इसका 1/2 कर दो गया। इसमें देखिए गुडविल निकालने में, सुपर प्रॉफिट निकालने में कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको लास्ट ईयर का, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से ही निकालना है। तो वो क्या बोल रहा है 85,000 रुपीज उसने लास्ट ईयर का दिया हुआ है, तो कितनी हो गई 85,000 42,500 रुपीज माइनस, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकल के आएगा
एसीई कहेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका निकल के आया है 5,32,500। ठीक है, ये कितना है? 5,32,500। याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद रखना है, क्योंकि गुडविल रिलेशन ऑफ शेयर उसके भी वैल्यू है। निकालना है क्योंकि बार बार उसको फाइंड करना मैं नहीं चाहता, टाइम लगेगा। इसलिए इसमें जो वैल्यू है वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल 5,32,500। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कितना है? 5,32,500। यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ। एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये 5,75,000 रुपीज है। कितनी है? 5,75,000। याद रखिएगा, 5,75,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसी में अपन खाली गुडविल को जोड़ देंगे, क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है। देखिए, आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने सूत्र बताया था, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट का जो सूत्र है, इसमें मैंने जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी थी, वहां आपको कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या आ गया? क्या आ गया आपका? देखिए, 5,32,500 इंटू 8% दिया है। जो नॉर्मल जो बिजनेस है, जिस तरह के बिजनेस है, उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है 8% का है। इसमें भी 8% दिया हुआ है। 8% क्या आ गया? 42,600। ओके, आपका आ गया। देखिए, एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका आया 42,600। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया, अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। कुल संख्या जितनी भी वर्ष है उसको आपको भाग देना है। देखिए, कुछ क्या था, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, लॉस दे देता है, आपको लॉस को माइनस कर देना है। ओके, इसमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का दिया है, जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो 4 लाख रुपए है। टोटल कितनी प्रॉफिट दिया है? 4 लाख रुपए। जैसे 70,000 एक है, 75,000 एक है, 80,000 एक है, 90,000 एक है, और 85,000। अगर चाहो तो अलग अलग जोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना समय नहीं है अपने पास, इसलिए मैं इसको बिना जोड़े बताता हूँ। इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितनी है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुई आपकी अपन कितना हो गई? 5 साल। तो ये कितना एवरेज प्रॉफिट कितनी आई? मतलब इसका अर्थ हुआ, जो ये कंपनी है वो कमा रही 80,000, और ऐसी ही कंपनी को, समान जो ऐसी कंपनी है उसको कमाना चाहिए था 42,600। अंतर है, ये कमा रहा 80,000 और कमाना चाहिए था 42,600। आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा। देखिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकल गया? यूपीआई 80,000 माइनस 42,600। ओके, कितना है? 42,600। तो कितनी है जो सुपर प्रॉफिट कितनी हो गई? 37,400। ओके, क्या गया? 37,400 रुपए आपका सुपर। जो नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है? 5 साल का है। तो 5 साल में ये व्यक्ति जो है औसतन है वो 80,000 रुपए कमाता है। जबकि इसी तरह का जो व्यवसाय, अन्य व्यवसाय है, उसको सामान्यतः 8% ही कमाना चाहिए। जितनी वो पूंजी लगाता है, उससे उसको खाली 8% ही रिटर्न मिलना चाहिए। ये जो कमा रहा है उसको कमाना चाहिए था 42,600, लेकिन कमा कितना रहा है? 80,000। तो सुपरस्टार है, कितना सुपर प्रॉफिट कमाया? 37,400। मतलब ये अधिक कमा रहा है। तो अब इसकी गुडविल की वैल्यू निकाल देना। तो मैंने बताया ना, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितनी आ गई? 37,400 रुपए। तो गुडविल कितने का बोल रहा है? गुडविल का 3 इयर्स के परचेज के बराबर है। तो गुडविल इक्वल टू कितना हो गया? ये कितनी हो गई? 37,000 37,000 इंटू 3। ये कितने? 0 ये हो गई
1,12,200 रुपए जो गुडविल आपकी निकाली, उसमें 1,12,200 रुपए आपका गुडविल आ गया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली हुई थी, कितनी निकाली थी? 5,75,000। कितनी निकाली थी? 5,75,000 रुपए निकाली थी। हालांकि अब चाहो तो अलग से फिर से जोड़ सकते हो और फिर माइनस करोगे तो आएगा उतना ही, लेकिन मैं अभी आपको जो है वो माइनस कर रहा हूँ, खाली कैपिटल एम्प्लॉय में प्लस कर देता हूँ बस। तो आपका सवाल इतना समय नहीं लगेगा। देखिए गुडविल कितनी आई आपकी? 1,12,200 गुडविल आ गई। अब आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म, अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे हो। ओके, देखिए कैपिटल एम्प्लॉय कितनी आ गई आपकी? पहले से ही आपके पास निकाला हुआ था मैंने। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस किया हुआ था, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करने के बाद कितना आया था? 5,75,000 रुपए, ये निकाला हुआ था। ओके, अब इसमें खाली गुडविल को जोड़ दो। कितनी है? 1,12,200। सॉरी, ये हो गया 200, ये 7, ये 8, क्योंकि 6,87,200 रुपया, ये आ गया 6,87,200 रुपीज आपकी जो है नेट वर्थ आई, नेट एसेट्स आ गया। ये क्या आ गया आपकी? नेट एसेट्स। ओके, ठीक। वैल्यू आप देखो, इसमें भी इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, ईच माने प्रत्येक इक्विटी शेयर इक्वल टू कितना हो गया? 6,87,200 अपॉन कितने नंबर ऑफ शेयर इस इशू किए हैं? 40,000। 40,000 है। ओके, तो ये कितना, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 17 रुपए 18 पैसा। ओके, इसको आपका प्लस माइनस कर लीजिए, जो आएगा वैल्यू ऑफ शेयर हो गया। ये नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर निकालिए आपको। देखिए इसमें भी दो विधि है, ठीक है, एक और विधि है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर चर्चा करूंगा। क्या वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो एसेट्स वैल्यू है, उसमें दूसरी जो विधि है सरप्लस और प्रॉफिट एंड सरप्लस मेथड, उसको मैं बताऊंगा। अभी जो आपने पढ़ा वो है नेट एसेट्स वैल्यू। फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हम कभी भी किसी कंपनी का जो शेयर्स है उसको परचेस और सेल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। पहले तो हो सकता है सम्मिलन हो सकता है, एकीकरण हो सकता है, फिर एक आ सकता है पुनर्निर्माण कंपनी की होती है। ऐसी दशा में कंपनी के आधार पर भी दिए, दूसरा उचित आधार पर है, उचित फेयर वैल्यू है, तीसरा है आय आधारित है, चौथा है पर शेयर वैल्यू, इसको निकालना है पर शेयर के आधार पर निकालना, प्रत्येक अंश की आय के आधार पर निकालना। तो चार विधि से आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ने, पहली विधि मैंने आज आपको बताया और दो सवाल मैंने बताया। दोनों सवाल में आपको इस वैल्यूएशन ऑफ शेयर जब भी आप पढ़ते हो बीकॉम के छात्र सेकेंडरी के, उनको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप इसमें गुडविल निकालना, आपने दो गुडविल भी पढ़ लिया, क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। मैंने फिर बता रहा हूँ गुडविल का दो विधि है, चार विधि उसमें भी है, चारों विधि इसमें भी मिलेगी आपको गुडविल निकालने के लिए। तो दो एक साथ आप दो चैप्टर पढ़ रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो सिंपल सा है, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालना है वो बताया, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब होता है जो हम औसत लाभ से, जो सामान्य लाभ से अधिक कोई कमाता है। मैंने उदाहरण से बताया कि सामान्य 3,000 कमा रहा है और सामान्य जो पान की गुमती वाले वो अगर 1,000 कमा रहा है, तो जो वो उसका सुपर प्रॉफिट है, उसकी विशेष योग्यता होगी, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी जो उसको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये जो जो वो है सुपर प्रॉफिट, ये मेथड को आपको पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी गुडविल के पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको अब आने वाले वीडियो पर डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना है।